नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि की खबरों के साथ। देहरादून में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ द्वारा आयोजित आभार और अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। साथ ही सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये सम्मान सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, ये सम्मान आप सब लोगों का, हमारे डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के हर एक सदस्य का सम्मान है, हर एक सदस्य का सम्मान है। भाइयों बहनों, हम सभी बहुत ही खुशनसीब हैं कि हमारे पास बड़ी संख्या में उत्तराखंड के अंदर बहुत ही कुशल और कौशल से परिपूर्ण हमारे इंजीनियर हैं, जो आज प्रदेश की और राष्ट्र की जो समृद्धि है उसके निर्माण में अपना बहुत उल्लेखनीय जो योगदान है वो दे रहे हैं। और मैं सच कहूं तो आप लोग हमारे जो प्रदेश की रीढ़ हैं, आप बिल्कुल उसके आधार स्तंभ हैं। आज कुछ चुनौतियां भी हमारे सामने हैं कि उन चुनौतियों पर भी हम ही लोगों को काम करना है। जो हमारी निर्माण इकाइयां हैं, अनेक नए नए पुनर्निर्माण के काम, आधारभूत ढांचे को बनाने का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के सारे काम, आप सब लोग उसके मुख्य बिंदु हैं। आप लोगों से ही वो शुरू होता है। तो हमें जो प्रदेश के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अनेक अवसरों पर ये कहा है, और सबसे पहले केदार धाम से उन्होंने कहा था कि ये जो 21वीं सदी का तीसरा दशक है, ये उत्तराखंड का दशक होगा। ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो दशकों से, कई दशकों से, एक दो दशक नहीं, चार दशक से अपनी स्वीकृति की प्रतीक्षा में थी। चाहे आज हम लखवाड़ जो हमारा बन रहा है, लखवाड़ प्रोजेक्ट की बात करें, 4 दशक से भी ज्यादा समय हो गया, या जमरानी की बात करें, पता नहीं, मैं बहुत छोटा था तब तक सुनता था जमरानी बनने वाला है, जमरानी बनने वाला है, और सुनते ही रहे और बन नहीं पाया। मुझे भी उस समय कहाँ मेरे भी ध्यान में रहा होगा कि ये सौभाग्य जो है हमारे प्रधानमंत्री जी के कालखंड में, हमारे ही समय में, जब मैं मुख्य सेवक होऊंगा उस समय में ये जो है ये जमरानी दाद बनेगा। और सॉन्ग की बात भी बहुत लंबे समय से चल रही थी, किसाऊ की भी बात चल रही है अभी आगे निकट भविष्य में। अन्य बहुत सारे प्रोजेक्ट जो किसी न किसी योजना में है, किसी न किसी विभाग में है, वो सब धरातल पर उतरने हैं। इतने सारे विभाग हैं हमारे डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ, सभी विभागों में हमारे काम करते हैं। तो उनकी अच्छी जो गुणवत्ता है वो होना बड़ा जरूरी है, क्वालिटी का होना जरूरी है। जैसे मैं एक बात और कहता हूँ आप लोगों की मीटिंग में नहीं, और जो बड़ी मीटिंगें होती हैं उसमें मैंने हमेशा कहा कि आप अपनी डीपीआर थोड़ा बढ़ा लीजिए, लेकिन काम को कम मत करिए। काम को जो है, काम की गुणवत्ता से कोई समझौता मत करिए। मैं अभी मुंबई गया था, तो मेरी कोशिश होती है कि जहां पर हमारे सरकारी गेस्ट हाउस हैं, अतिथि गृह हैं, उन्हीं में रुकूं, होटल में कम से कम रुकना पड़े। तो नवी मुंबई में हमारा उत्तराखंड का उत्तराखंड सदन बना हुआ है। अब मैं सवेरे उठकर 6 बजे में नीचे आया, तो मैंने कहा थोड़ा घूमता हूँ तो देखता हूँ। तो पीछे की तरफ गया तो वहां देखा कि उसमें जो है थोड़ा नीचे की तरफ वो बैठ रहा है उसका पीछे से। तो मैंने कहा ये क्या हो गया? तो बोले साहब इसमें जो है वो कुछ नीचे धंस गया है, कई करोड़ खर्च करने के बाद वो धंस गया है। अब मैंने कहा ट्रीटमेंट होगा, कितना पैसा लगेगा? बोले 5-7 करोड़ रुपया और लगेगा इसमें। जो यहाँ का वातावरण खराब करेगा, उत्तराखंड के माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई भी करेंगे। और इसलिए जो वहाँ पर घटना हुई, महिला पुलिस कर्मियों के साथ जिस तरह से आगजनी हुई, पत्रकारों को जिस प्रकार से मारा पीटा गया, पुलिस के, प्रशासन के लोगों को, तो हम एक कानून लेकर आए। अब यहाँ हमने कानून बना दिया उस घटना के बाद कि प्रदेश के अंदर अब कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसकी जो है एक एक पाई की भरपाई भी उन्हीं दंगाइयों से की जाएगी।
बड़ी खबर आपको बता दें जो सीधा देहरादून से आ रही है। धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। शाम 5 बजे देहरादून सचिवालय में ये बैठक की जाएगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, वन और ऊर्जा विभाग से संबंधित कई प्रस्ताव इस बैठक में रखे जाएंगे। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, वन और ऊर्जा से संबंधित कई प्रस्ताव आज इस बैठक में रखे जा सकते हैं। कई फैसलों पर मुहर भी लगेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से अभय केंतुरा लाइव जुड़ गए हैं। अभय, जिस तरह से खबर है, आज राजधानी देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम बैठक है। 5 बजे बैठक शुरू होगी। बैठक में क्या कुछ खास और किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगेगी? तभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज होने वाली कैबिनेट बैठक शाम 5 बजे से सचिवालय में होगी। इस बैठक को लेकर सतत जो कार्मिक विभाग है उसकी पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज की ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग सकती है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से पहले से ही योजनाओं की एक बड़ी सौगात राज्य के लिए यहाँ पर देने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। धामी सरकार चाहती है कि जो योजनाएं हैं, जो जनहित से जुड़ी हुई योजनाएं जिनकी मांग लगातार राज्य की जनता यहाँ पर कर रही थी, उनकी शुरुआत पहले से यहाँ पर कर दी जाए। कम से कम कैबिनेट के माध्यम से उन सभी योजनाओं को हरी झंडी देने का काम यहाँ पर किया जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय राज्य की सरकार विकास को लेकर काफ़ी सक्रिय यहाँ पर नजर आ रही है, काफ़ी चिंतित यहाँ पर नजर आ रही है। और ऐसे में जो विकास से जुड़ी हुई योजनाएं, खासतौर पर सड़कों के निर्माण या पुलों के निर्माण की जो योजनाएं, उन योजनाओं की एक सौगात यहाँ पर देने का काम किया जा सकता है। साथ ही विभागों में जो रिक्त पद जो बचे हुए हैं, उन रिक्त पदों को भरने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया पर भी आज कैबिनेट की तरफ से अहम निर्णय यहाँ पर लिया जा सकता है। अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीसीएस के 190 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात यहाँ पर कही और कहा है कि जल्द ही विभाग की तरफ से उन सब चीज़ों की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और जो राज्य के प्रतिभावान जो युवा हैं, जो प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं, उनके लिए रोजगार का एक सुनहरा अवसर यहाँ पर मिल पाएगा। क्योंकि उत्तराखंड में अभी तक की जो स्थितियाँ रही है, ऐसे में समझा जा सकता है कि अभी भी कई 4000 से ज़्यादा ऐसे पद यहाँ पर रिक्त हैं विभिन्न विभागों में जो भरे नहीं गए। समूह ख और ग के जो पदों की जो स्थितियां हैं उसमें अभी भी ये कह सकते हैं कि सैकड़ों पद अभी ऐसे हैं जिन पर विभाग की तरफ से कोई स्थिति साफ नहीं की गई है कि कितने पद खाली है। तो ऐसे में उन सभी पदों पर जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार देने का अवसर यहाँ पर दिया जा सकता है। कई विभागों की आप शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग या फिर वन विभाग या ऊर्जा विभाग या दूसरे जो विभाग हैं, उन विभागों की जो सेवा नियमावली है जिनमें संशोधन की इस समय आवश्यकता है, उन संशोधनों को करने पर आज कैबिनेट अपनी मोहर यहाँ पर लगा सकती है। इसके अलावा जो एमडीडीए के माध्यम से जो विकास के जो काम यहाँ पर होने हैं, उन कामों पर किस प्रकार से आगे काम किया जा सकता है, उसकी रणनीति क्या रहने वाली, उसको लेकर भी आज की इस कैबिनेट बैठक में बातचीत हो सकती है। राज्य में राजस्व कैसे बढ़ाया जाए, सरकार उन दिशाओं में अभी तक का जो काम यहाँ पर कर रही है उसको लेकर अभी तक की प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या रही है, उस पर भी आज कैबिनेट मंथन यहाँ पर करेगी और कोशिश करेगी कि राज्य में जो विकास की रफ्तार है वो धीमी ना पड़े, बल्कि आने वाले दिनों में रफ्तार और बढ़ती रहे और 2025 तक का जो लक्ष्य उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पर चुना है उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। जी अभय, साथ ही अगर बात की जाए, अभी कुछ दिन पहले भी कैबिनेट बैठक हुई थी जिसमें डीए को लेकर फैसला लिया गया था, प्रस्ताव आया था, चर्चा हुई थी। आज की कैबिनेट बैठक में क्या डीए को लेकर कुछ और हो सकता है? तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि कर्मचारियों से जुड़े हुए जो निर्णय हैं उन निर्णयों पर आज कैबिनेट में मंथन यहाँ पर हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि वेतन विसंगतियों से जुड़े हुए जो अभी तक के जो पेंडिंग जो मामले हैं उन निर्णयों पर जो समिति की जो संशोधन जो रिपोर्ट यहाँ पर आएगी उसको कैबिनेट के सम्मुख रखने का काम यहाँ पर होगा। कैबिनेट उस पर निर्णय यहाँ पर ले सकती है। साथ ही राज्य में खासतौर पर जो केंद्र शासित जो योजनाओं की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उनको जानने का काम आज कैबिनेट की बैठक के माध्यम से यहाँ पर सरकार की तरफ से किया जाएगा। क्योंकि आने वाले दिनों में कौन सी ऐसी योजनाएं जो आचार संहिता के चलते प्रभावित यहां पर हो सकती है, तो ऐसे में उसकी जो रफ्तार है वो किस रूप में आगे बढ़ाई जा सकती है, उन सब चीज़ों को लेकर एक निर्णय यहां पर लिया जा सकता है। क्योंकि अभी भी राज्य में कह सकते हैं कि लगभग 20 से 25 हज़ार करोड़ की ऐसी परियोजनाएं हैं
जो राज्य में गतिमान है, जो केंद्रीय शासित योजनाएं, तो ऐसे में उनकी रिपोर्ट किस प्रकार से यहाँ पर पहुंची, अगर वो फाइनल स्थिति में है तो कब तक वो पूरा करने की स्थिति में यहाँ पर हो सकता है, और कैसे उन सब योजनाओं को उपलब्धियों के रूप में शामिल किया जा सकता है, उसको लेकर भी कैबिनेट की बातचीत यहाँ पर होगी। जी अभय, अगर बात की जाए जिस तरह से लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, भारतीय जनता पार्टी 5 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, उससे पहले कैबिनेट बैठक आज हो रही है। ऐसे में विपक्ष की बात की जाए तो कांग्रेस लगातार महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर, यही 3 मुद्दे हैं, इन्हीं को लेकर बीजेपी को घेरता आया है। आज की कैबिनेट बैठक में क्या महंगाई, बेरोजगारी, इन सब से संबंधित भी कुछ प्रस्ताव आ सकता है? बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि राज्य से जुड़े हुए जो विषय हैं वो आज की इस कैबिनेट बैठक में यहाँ पर लिए जा सकता है। खासतौर पर जीएसटी या फिर जो दूसरे वैट से संबंधित जो विषय हैं, उन विषयों में राज्य सरकार की तरफ से थोड़ी राहत देने का काम यहाँ पर किया जा सकता है, जो भी जिसका असर कह सकते हैं कि आम जनता को यहाँ पर कम कीमतों के रूप में यहाँ पर मिल सकता है। राज्य का अधिकांश जो भाग है वो इससे प्रभावित यहाँ पर हो सकता है, उसको लेकर निर्णय यहाँ पर हो सकता है। महंगाई को लेकर लगातार सरकार बातचीत तो करती है, लेकिन अपना स्तर पर उन सब चीज़ों को मूल्यों को निर्धारित करने या मूल्यों पर नियंत्रण रखने का प्रयास सरकार की तरफ से करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार से महंगाई न बढ़े। इसके अलावा बेरोजगारियों के मुद्दे पर सरकार लगातार भर्ती प्रक्रियाओं को गतिमान रखने का काम यहाँ पर कर रही है। समूह ग और घ के जो पद अभी तक ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो भरे जा रहे थे, उसे वापस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से कैसे भरने की प्रक्रिया होगी, उसको लेकर बातचीत यहाँ पर हो सकती है। क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से अब उन सभी पदों को भरने का काम यहाँ पर किया जा सकता है, क्योंकि विभाग पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। पूर्व में जो उसमें खामियां देखने को मिली थी, ये कह सकते हैं कि जो नकल माफियाओं का जो सिंडिकेट था, जिसके चलते ये कह सकते हैं कि विभाग की कई भर्तियां भ्रष्टाचार की भेंट यहाँ पर चढ़ी थी, और अब उसमें पूरी तरीके से उसको रिकवर करने का काम यहाँ पर कर दिया गया है। और नए बोर्ड के माध्यम से कह सकते हैं कि जो भर्ती प्रक्रियाएं उनको नए रूप में किस प्रकार से आगे लाया जा सकता है, ताकि बेरोजगार युवाओं को राहत दी जा सके, उनको रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सके, उन सब चीजों को लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। जी बिल्कुल अभय, आज देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम बैठक है। देखना यह होगा कि क्या क्या प्रस्ताव पेश होते हैं और किन प्रस्तावों पर मुहर लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। राज्य में काम करने वाले संविदा और सामान्य श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत संरक्षित किए जाने के संबंध में बैठक हुई, जिसमें विस्तार से विचार विमर्श किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी पहलुओं पर गहनता से विचार करने के बाद सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की अध्यक्षता में इस पर रिपोर्ट पेश करने के लिए कमेटी गठित की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं विपक्ष की तरफ से ईडी और सीबीआई को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। बता दें कि इन्हीं सवालों पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष कंफ्यूज हो चुका है, कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कभी विपक्ष यूं कहता है कि उन्हें सीबीआई जांच पर भरोसा है, लेकिन सरकार सीबीआई जांच नहीं कराना चाहती, और अब जब सीबीआई जांच होती है तो विपक्ष को उन जांचों से डर लगता है। आज जो लोग बीजेपी में ज्वाइन हो रहे हैं वो किसी सीबीआई या ईडी के डर से नहीं, बल्कि स्वेच्छा से बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आगे कहा कि कांग्रेस में अब कोई विजन नहीं बचा है, और यही वजह है कि कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मेरा जी के बारे में क्या कहूं, कभी तो ये ईडी पर विश्वास करते हैं, सीबीआई जांच की बात पर विश्वास करते हैं, कभी कहते हैं कि इनसे ज्यादा धमकाया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं स्वेच्छा से आ रहे हैं, अगर आप उनके बयान लें। और देखिए, सबसे पहले आदमी अपनी सुरक्षा चाहता है, चाहे किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, और उनको लगता है कि उनका राजनीतिक भविष्य अगर सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है, नरेंद्र मोदी जी के हाथों में, इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी दे रहे हैं।
आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के 5 प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। इसके साथ ही अब उत्तराखंड बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के 30 लाख लाभार्थियों के वोट को बोनस वोट में तब्दील करने में लगी हुई है। इसके लिए प्रदेश भर में लाभार्थी अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की चलाई जा रही परियोजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है और जिन लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन्होंने ये मन बना लिया है कि उस सरकार को दोबारा स्थापित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि सभी लाभार्थियों ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाने का फैसला ले लिया है। देखिए, उत्तराखंड राज्य में लाभार्थी संपर्क कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी चला रही है। हमारी जो केंद्र की योजनाएं हैं और राज्य की योजनाएं हैं, उत्तराखंड राज्य में फलीभूत हो रही हैं और राज्य के लोग उसका लाभ ले रहे हैं। जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे प्रांत की सरकार के हों, चाहे केंद्र की सरकार के हों, उसके जो लाभार्थी हैं, उन सब का ही मन है कि जिस पार्टी और जिस सरकार से उनको लाभ मिल रहा है, उसको दोबारा स्थापित किया जाए। इसलिए हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है कि जो लाभार्थी हैं राज्य के, वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करेंगे, आशीर्वाद देंगे और हम निश्चित रूप से उनके संपर्क में भी रहे हैं। हमारे बहुत सारे कार्यक्रम लाभार्थियों से संपर्क करने का, उनको सम्मानित करने का, उनको चिन्हित करने का चल रहा है और सभी लाभार्थियों ने भरोसा दिलाया है। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को फूलदेई के त्योहार की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई मुख्यमंत्री आवास में धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे परिवार के साथ त्योहार मनाया। त्योहार में रंग बिरंगे कपड़ों में सजे बच्चों ने देहरी में फूल और चावल बिखेर कर परंपरागत गीत फूलदेई छम्मा देई को गाकर इस त्योहार को मनाया और त्योहार की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिन के दौरे पर जनपद उधम सिंह नगर के जयपुर आ रहे हैं। माफी चाहूंगी, उधम सिंह नगर के जसपुर आ रहे हैं, जहां सीएम धामी लाभार्थी सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंच रहे हैं। वहीं सीएम के दौरे की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुट गया है। आपको बता दें कि मुख्य विकास अधिकारी उधम सिंह नगर मनीष और अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय ने जसपुर पहुंचकर हेलीपैड का निरीक्षण किया। उसके बाद मंडी परिसर में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जो लाभार्थी हैं, कई विभागीय स्कीमों से यहाँ सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीमों से उनको लाभान्वित किया गया है। तो इसमें विभिन्न विभाग के लाभार्थी, जैसे कि NRLM जो समूह हैं उनके लाभार्थी, आवास के लाभार्थी, प्रधानमंत्री जनमन के लाभार्थी, ये सभी लोग जो हैं यहाँ पर आएंगे और अपना जो उनके सुझाव हैं वो सर के सामने रखेंगे। और अभी जो ये कार्यक्रम है ये संभावित है, तो उसी को तैयारियों को लेके किस प्रकार से इसको क्रियान्वित किया जाएगा उसके संबंध में अभी चर्चा हो रही है। खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही बीजेपी ने टिहरी लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है। टिहरी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी ने माला राज्य लक्ष्मी शाह को अपना उम्मीदवार बनाया है। सालावाला में मसूरी विधायक गणेश जोशी ने रिबन काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय उद्घाटन से पहले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सहित कार्यकर्ताओं ने पूजा और हवन किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी विश्व का नंबर 1 नेता है। जहां अन्य पार्टियों ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रत्याशी घोषित हो गए। टिहरी लोकसभा से एक बार पार्टी ने विश्वास जताते हुए माला लक्ष्मी शाह जी को टिकट दिया है। आज उनके मसूरी विधानसभा के कार्यालय का उद्घाटन आज यहाँ पर हुआ है और हमने
नेतृत्व को भरोसा दिलाया है कि पिछली बार से अधिक मतों से, पिछली बार 21,000 की लीड थी, इस बार 31,000 से अधिक मतों से इस विधानसभा से महारानी जी यहाँ से जीतेंगी। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश के 13 जिलों में आंगनबाड़ियों का अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। 5 फरवरी को विधानसभा में रैली के माध्यम से अपना मांग पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा गया। 6 फरवरी को हर जिले के जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन दिया गया, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी आश्वासन इस मामले पर नहीं दिया गया है, जिसके चलते आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कर्मचारी संगठन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यकर्ताओं की मांगे आगे रखी, मांगों को पूरा करने का अनुरोध भी किया। हम लोग आंगनबाड़ी संगठन से हैं और हम लोग लगातार 25 दिन से धरने पे बैठे हैं, पूरा प्रदेश धरने पे बैठा हुआ है। हमारी जो मांगे हैं, माननीय मुख्यमंत्री से हम लगातार यही गुहार लगा रहे हैं कि हमारा 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 18,000 रुपये मानदेय दिया जाए। हमारी सीनियरिटी की जो 50 हमारी सीनियर बहनें हैं उनको मानदेय बढ़ा दिया जाए। हमारा जो महिला कल्याण कोष है, जिसमें हमारा खुद 100 रुपये कट के जमा हुआ है, वो करोड़ों में हो चुका है। हमारा पैसा जब रिटायरमेंट हमारी बहन होती है, कोई भी चाहे वर्कर हो, हेल्पर हो, जो भी बहन हो, उसको 10 लाख रुपए जाते समय दिया जाए और हमारा गोल्डन कार्ड इशू कर दिया जाए। अगर आप गोल्डन कार्ड इशू नहीं करते हैं तो हमारी आयुष्मान कार्ड की लिमिट बढ़ा दी जाए, जिससे कि हम अपना इलाज करा सकें। देवभूमि की खबरों में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें इंडिया वॉइस।